बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जी डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर मोहम्मद सफिया। आज हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, बहुत ही फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल हम पढ़ने जा रहे हैं, जो कि आपकी 9th की फिजिक्स में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉ क्वेश्चन है। यहाँ से एमसीक्यू के पेपर में आते हैं, शॉर्ट भी आते हैं, और ये लॉ के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज हम इस लॉ को समझने के लिए, इस लॉ को समझने के लिए हमें बहुत सी टर्म्स को समझना पड़ेगा। चलिए हम उसकी जानब चलते हैं। आज हमें इस टॉपिक को समझने के लिए बहुत सी टर्म्स को समझना पड़ेगा। चलिए आज हम उसी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमें एक्सेलरेशन के बारे में आइडिया होना चाहिए कि हमारे पास एक्सेलरेशन क्या चीज होती है। हम एक्सेलरेशन को देखते हैं, क्योंकि हमें एक्सेलरेशन का जब हमें अच्छे से आइडिया होगा कि एक्सेलरेशन क्या है, तो उसके बाद हम उसको हम अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। अगर मैं एक्सेलरेशन के फॉर्मूले को देखूं कि हमारे पास a इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी है, तो वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। फर्ज करें कि अब मैंने अगर इसकी मैं डिफाइन यहां से देखूं, तो हमारे पास ये फाइनल वेलोसिटी है, वी एफ स्टैंड फॉर फाइनल वेलोसिटी, वी आई स्टैंड फॉर इनिशियल वेलोसिटी, और नीचे टाइम है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम फाइनल को माइनस इनिशियल करते हैं तो हम इसको चेंज इन कहते हैं। वो चेंज किस में है? अगर वेलोसिटी है तो चेंज इन वेलोसिटी, अगर एक्सेलरेशन जो भी चीज है तो वो चेंज इन उस चीज में होगा जो फाइनल माइनस हम इनिशियल करेंगे। अगर यहां से मैं इसकी डिफाइन देखूंगा, मैं इसकी डिफाइन को दो तरह से इसको डिफाइन करूंगा एक्सेलरेशन को, कि यहां पे हमारे पास वेलोसिटी में चेंज है, और जब नीचे टाइम हो तो हम रेट कहेंगे। हम कहेंगे टाइम का मतलब है कि रेट ऑफ, नीचे वाले को पढ़ेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। रेट यहां से चेंज ऑफ वेलोसिटी किसकी बॉडी, तो होगा क्या हमारे पास एक्सेलरेशन। एक तो हम इसकी डिफाइन इस तरह से कर सकते हैं, या हम फिर ऐसे करें कि हम न्यूमरेटर को पहले पढ़ लें कि change in velocity with respect to time, change in velocity with respect to time is called, हमारे पास क्या है, acceleration। यहाँ हम कह सकते हैं rate of change of velocity is called acceleration, a change in velocity per unit time, change in velocity with respect to time is called acceleration। अब इसका फिजिकल मीनिंग क्या है एक्सेलरेशन का? फर्ज करें कि अब यहाँ से मैंने मूव करना स्टार्ट किया। जब मैंने मूव किया तो किसी ने मेरी वेलोसिटी को, जब मैंने मूव करना स्टार्ट किया, शुरू में किसी ने वेलोसिटी देखी मेरी, तो मेरी जो वेलोसिटी थी उस वक्त मेरी वेलोसिटी थी 2 मीटर पर सेकंड। 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मैं मूव कर रहा था, और उसने जब देखा कि आफ्टर 5 सेकंड मेरी जो वेलोसिटी हो चुकी थी वो थी 6 मीटर पर सेकंड। तो चूंकि ये शुरू में वेलोसिटी थी तो मैं इसको इनिशियल वेलोसिटी कहूंगा, और ये फाइनल कहूंगा इसको। ये हमारे पास बाद में वेलोसिटी थी। अगर मैं यहां पे देखूं तो मैं वेलोसिटी का चेंज लेता हूं अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला vf माइनस vi, तो मैं क्या करता हूं कि 6 माइनस 2 ओवर टाइम कितना है नीचे 5 है, तो 6 माइनस 2 में अगर लूं तो हमारे पास बनेगा 4 ओवर 5 है। तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी, इसको हम मजीद डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन जो बात मैं समझाने जा रहा हूं उसकी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे हुआ ये कि मैंने जैसे ही वेलोसिटी को, शुरू में वेलोसिटी मेरी कम थी, फिर मैंने तेजी से मूव करना स्टार्ट किया। जैसे ही मैंने तेजी से मूव करना स्टार्ट किया तो मेरी वेलोसिटी बढ़ गई। 5 सेकंड के बाद देखा कि मेरी वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड, तो मतलब ये कि मैं पहले हर 1 सेकंड में 2 मीटर डिस्टेंस में कवर कर रहा था, सॉरी डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा था। बाद में मैंने देखा कि जब फाइनल वेलोसिटी मेरी कैलकुलेट की गई तो मैं 1 सेकंड में 6 मीटर डिस्प्लेसमेंट में कवर कर रहा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने आहिस्ता आहिस्ता तेज मूव करना स्टार्ट किया है। जब मैंने तेज मूव करना स्टार्ट किया तो मैंने इसकी वेलोसिटी का चेंज निकाला, तो चेंज हमारे पास 6 2 4 आया, और चेंज हमारे पास आया पॉजिटिव में, तो इसको मैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन या मैं इसको एक्सेलरेशन बोलूंगा। और अगर ऐसे हो कि तो इसको मैं एक्सेलरेशन या पॉजिटिव एक्सेलरेशन हम लोग बोलते हैं। और अगर ऐसे हो कि पहले मैं तेज मूव करूं, तो ऐसे हो कि शुरू में मेरी इनिशियल वेलोसिटी मेरी हो 5 मीटर पर सेकंड,
और बाद में कुछ टाइम के बाद मेरी फाइनल वेलोसिटी हो जाए 2 मीटर पर सेकंड, मतलब कि बाद में मैं मूव करना स्लो हो जाऊं और टाइम मैं लूं जैसे कोई 4 सेकंड में। पहले मैं तेज मूव कर रहा था, बाद में मैं स्लो हुआ। अगर मैं इसका चेंज लूं वेलोसिटी का, तो फाइनल हमारे पास है 2 माइनस 5 बाय 4, ये हमारे पास 4 सेकंड है। जब इसका मैं आंसर लूंगा तो हमारे पास माइनस 3/4 होगा। और ये नेगेटिव साइन ने मुझे दिखाया भाई ये हमारे पास तो नेगेटिव है, तो इसको मैं बोलूंगा ये हमारे पास नेगेटिव एक्सेलरेशन है, ये नेगेटिव है। तो इसको हम बोलते हैं कि नेगेटिव एक्सेलरेशन, या फिर हम इसको रिटार्डेशन भी बोलते हैं, या फिर हम इसको डेसेलरेशन भी बोलते हैं। तो हम नेगेटिव एक्सेलरेशन कब होगा कि कोई जब जब पहले स्पीड से मूव कर रहा है बाद में स्लो, मतलब कि वो अगर वो स्लो डाउन हो जाएगा तो हमारे पास उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। अगर वो स्पीड अप होगा उसका एक्सेलरेशन हमारे पास पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव एक्सेलरेशन को हम आमतौर पे एक्सेलरेशन ही बोलते हैं। अगर हम अलबत्ता हम नेगेटिव एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन भी कहते हैं, रिटार्डेशन भी कहते हैं और नेगेटिव एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। और जो एक्सेलरेशन है इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, जिस डायरेक्शन में मैं मूव करूंगा इसकी जो डायरेक्शन एक्सेलरेशन की, चूंकि एक्सेलरेशन हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों वेक्टर है? वो वेलोसिटी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उससे जो एक्सेलरेशन बना वो भी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी ही है। और अगर मैं इसको देखूं कि जिस डायरेक्शन में कुछ चीज मूव कर रही है तो उसकी वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में होगी, तो वेलोसिटी में चेंज तो हमारे पास एक्सेलरेशन है, तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में हमारे पास एक्सेलरेशन भी होगा। तो ये हमने इसको एक्सेलरेशन के बारे में कुछ चीजें देखी। अब हम देखते हैं कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है। अगर कोई चीज अपने सेम वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर दे तो हम उसको कहेंगे कि सेम टाइम में उसकी वेलोसिटी सेम ही हो। अगर वो 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से कुछ चीज मूव कर रही है और वो 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ही मूव करती जाए तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, या फिर और हमारे पास जिसका एक्सेलरेशन होगा वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। और अगर मैं एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट देखूं तो हमारे पास एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है कि वेलोसिटी का हमारे पास मीटर पर सेकंड है, फाइनल का भी वही होगा, इनिशियल का भी वही होगा, तो हमारे पास ये मीटर पर सेकंड बन जाएगा। और माइनस से हम पूरा लिख लेते हैं कि मीटर पर सेकंड बाय टाइम का सेकंड है। अब बच्चे यहाँ पे देखेंगे तो ये प्लस का है और ये माइनस का कट जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता कि हमारे पास क्वांटिटी हमारे पास कट के हमारे पास यूनिट बदलता होता है, लेकिन चेंज इन वेलोसिटी है तो उसका यूनिट भी हमारे पास मीटर पर सेकंड ही रहेगा। और ये हमारे पास मीटर पर सेकंड है, ये भी ऊपर जाके पर सेकंड बन जाएगा, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि ये हमारे पास बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड होंगी। और चूंकि दोनों नेगेटिव की वैल्यू है, जब भी सेम साइन हो तो हमेशा हम ऐड करते हैं, चाहे वो साइन प्लस वाले सेम हो या माइनस वाले हो। अगर प्लस वाले सेम है तो यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, अगर माइनस वाले सेम है तो माइनस का साइन आएगा। अब हमारे पास अक्सर एक्सेलरेशन का जो एसआई यूनिट है वो पेपर में एमसीक्यू पूछा जाता है। हम देखा एक्सेलरेशन के बारे में, उसका यूनिट हमारे पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और ये हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये चेंज इन वेलोसिटी के हमारे पास इक्वल होती है टाइम के लिहाज से, जो हमारे पास एक्सेलरेशन है। तो हमने एक्सेलरेशन को काफी अच्छे से सीखा। अब हम आते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक्सेलरेशन की काफी अफादियत है इस लेक्चर में। अब न्यूटन ने ये कहा था कि जब किसी ऑब्जेक्ट पे लगती है फोर्स, इसका मैं आपको डेमो दिखाता हूं। जब ये मैं फोर्स लगा रहा हूं इस ऑब्जेक्ट पे, जैसे मैंने इस पे लगाई फोर्स, आपने देखा कि मेरे हाथ ने इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में मैंने फोर्स लगाई है उसी डायरेक्शन में उसने मूव करना स्टार्ट किया। अब हुआ यूं कि जैसे ही मैंने लगाई फोर्स लगाई तो पहले ये रुका हुआ था, इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 0 थी, और इसने मूव करना स्टार्ट किया तो उसकी वेलोसिटी बढ़ गई, तो फाइनल माइनस इनिशियल समथिंग माइनस 0, तो हमारे पास समथिंग आंसर आएगा। इसका मतलब ये मूव कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी में चेंज आया है, तो इसमें एक्सेलरेशन भी हमारे पास प्रोड्यूस हो गया है। तो उसने कहा कि व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी, जब तो नेट फोर्स बॉडी पे लगती है, नेट फोर्स वो होती है जो तमाम फोर्स का हमारे पास सम होता है। जब नेट फोर्स एक्ट करती है किसी बॉडी पे तो उस इट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन द बॉडी, वो जो फोर्स है उस बॉडी में एक्सेलरेशन पैदा कर देती है। अब क्या होता है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगी है, आपने देखा मैंने ऐसे इसको फोर्स लगाई है तो मेरा हाथ उसी डायरेक्शन में मूव हुआ, ना कि वो वापसी आया। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाई
उसी डायरेक्शन में हमारे पास एक्सेलरेशन भी पैदा हुआ। It produces an acceleration in the body in the direction of net force. कि net force की डायरेक्शन में ही हमारे पास एक्सेलरेशन जो है एक्सेलरेशन पैदा हुआ। और अब जो वो जो एक्सेलरेशन है उस एक्सेलरेशन का इस जो मैंने फोर्स लगाई है इस फोर्स के साथ और इस बॉडी के मास के साथ क्या रिलेशन है हम इसको देखते हैं। तो न्यूटन ने कहा कि जैसे ये फोर्स लगेगी ये जो एक्सेलरेशन पैदा होगा तो हमारे पास मैथमेटिकली हम लिखते हैं कि जैसे ही ये हमारे पास एक्सेलरेशन पैदा होगा ये जो एक्सेलरेशन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स के। जितनी ज्यादा मैं फोर्स लगाऊंगा आपके सामने तो मैं जोर से घूमता हाथ ज्यादा फोर्स लगाऊं तो हाथ मेरा ज्यादा तेजी से मूव करेगा। अगर तेजी से मूव करेगा हमने अभी सीखा कि उसका एक्सेलरेशन होगा उतना ही ज्यादा उसके अंदर एक्सेलरेशन होगा। तो जितनी फोर्स लगी उतना ही ज्यादा एक्सेलरेशन हुआ। मतलब कि ये एक्सेलरेशन जो है फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी का साइन होता है। अगर कोई चीज हमारे पास सेम चीज जगह पे हो अगर न्यूमरेटर में हो तो आमने सामने में तो ये हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। और वो जो एक्सेलरेशन अगर मेरे पास ये भारी ऑब्जेक्ट होता इसको मैं लगाता फोर्स तो इसने कम मूव करना था इसमें एक्सेलरेशन कम पैदा होनी थी। और अगर इसको ऑब्जेक्ट लाइट है तो उसमें एक्सेलरेशन ज्यादा पैदा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर जो एक्सेलरेशन हमारे पास है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उस ऑब्जेक्ट के मास के। फिर से इसको सुने कि ये जो जैसे मैंने फोर्स लगाई एक्सेलरेशन पैदा हुआ। अगर तेजी से मूव किया तो एक्सेलरेशन ज्यादा पैदा हुआ। अगर स्लो मूव किया तो एक्सेलरेशन कम पैदा हुआ। इसका मतलब ये है कि अगर उतनी फोर्स के साथ मैं हैवी ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाऊं तो वो स्लो मूव करेगा, ठीक है, वो कम मूव करेगा। और अगर मैं लाइट हल्के ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाऊं तो वो ज्यादा मूव कर जाएगा। इसका मतलब जो एक्सेलरेशन है वो मास पे डिपेंड करता है। तो इनवर्सली रिलेशन है। और इसको मैं अगर एक्सप्रेशन को मैं 1 कह दूं और इसको मैं 2 कह दूं और अब यहां पे मैं गौर से देखूं कि लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास एक्सेलरेशन है इधर हमारे पास फोर्स है इधर भी एक्सेलरेशन है। अगर ये दोनों सेम हैं तो इन दोनों को हम एक ही इक्वेशन में लिख सकते हैं एक ही एक्सप्रेशन में हम इसको लिख सकते हैं। मैं यहां लिखता हूं कि बाय कंबाइनिंग 1 and 2 इक्वेशन 1 और 2 को मैंने कंबाइन किया तो हमारे पास बनेगा कि एक्सेलरेशन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स के है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल मास के है। अब यहाँ पे कुछ बातें हम अच्छे से सीखते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है। कभी हमने उर्दू मीडियम में पढ़ा था कि तनासब रास्त और तनासब माकूस। तनासब रास्त को हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं और तनासब माकूस को हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। ये जो मैंने दो एक्सप्रेशन लिखे हैं ये आपको इसकी डिफाइन के नजर आएंगे कि द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एक्सेलरेशन ये जो एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास उस ऑब्जेक्ट के मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हमारे पास है। और यहां से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास फोर्स बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन भी हमारे पास बढ़ेगा। मतलब कि एक चीज के बढ़ने से दूसरी बढ़ेगी तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। या फिर एक चीज के हमारे पास कम होने से दूसरी चीज भी कम होगी तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब ये कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में अगर एक चीज बड़ी है तो उसी रेशियो से दूसरी चीज भी बढ़ रही है या एक चीज के कम होने से उसी रेशियो में दूसरी चीज भी कम होगी तो हम इस कहेंगे कि इन दोनों चीजों के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है या ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और इनवर्सली में ये होता है कि अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होगा तो एक्सेलरेशन कम होगा। इसका मतलब हुआ कि एक चीज के बढ़ने से दूसरी कम होगी तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। या फिर एक के बढ़ने से दूसरी कम होगी तो उसका रिलेशन क्या होगा इनवर्स रिलेशन जिसको हम तनासबी माकूस बोलते थे। अब क्या होगा कि अगर इसको मैं m को इधर आके मल्टीप्लाई करूं तो ये हमारे पास m a प्रोपोर्शनल टू f बन जाएगा। और इसको मैं तरतीब से लिखूं तो f प्रोपोर्शनल टू m a। अब हमारे पास इस प्रोपोर्शन को खत्म करने के लिए हमारे पास हम लगाते हैं इक्वल और सम कांस्टेंट कोई हम कांस्टेंट साथ में लगाते हैं और साथ में ये m a। और न्यूटन ने जो यहाँ पे कांस्टेंट लगाया था उसने उस कांस्टेंट को
के से डिनोट किया, के के साथ उसने डिनोट किया। और एस आई यूनिट में ये जो ये हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, के हमारे पास यहाँ पे एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है वेयर के इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ये हमारे पास एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है और एस आई यूनिट में इसकी वैल्यू 1 है। ये हमारे पास एमसीक्यू भी बन सकता है इन एस आई यूनिट के इक्वल टू 1। हमारे पास के इक्वल टू 1 है। अगर यहां पुट करूं तो f इक्वल टू m a हमारे पास बन जाएगा। के क्योंकि 1 है तो हमारे पास m के, यहां पे k जो है हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और एस आई यूनिट में इसकी वैल्यू होती है 1। तो हमारे पास ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि k की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो हमारे पास f इक्वल टू ma और ये न्यूटन का बहुत ही फेमस कानून है, लॉ है f इक्वल टू ma। अब यहां से मैं देखूंगा कि इसका हमारे पास जो यूनिट है वो क्या आता है फोर्स का। यहाँ पे f हमारे पास फोर्स है जो मैंने ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाई थी, ये मास उस ऑब्जेक्ट का है जिस पर फोर्स लगी है और ये एक्सीलरेशन है जो उस ऑब्जेक्ट में पैदा हुआ था फोर्स लगने के बाद। अगर मैं यहाँ से इसका एस आई यूनिट निकालूं तो हमारे पास जो एस आई यूनिट है तो यहां से गौर से देखेंगे F इक्वल टू हमारे पास है m a और m यहां पे चूंकि मास है तो मास का यूनिट होता है हमारे पास किलोग्राम। एक्सेलरेशन का अभी हमने सीखा कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और न्यूटन ने इस सारे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को उसने कहा था कि ये भाई हमारे पास न्यूटन के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास फोर्स का एस आई यूनिट है या तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है या वो न्यूटन के बराबर है। तो अब ये जो हमारे पास एक एमसीक्यू पेपर में पूछते हैं कि 1 न्यूटन इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि 1 न्यूटन इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको मैं मजीद अगर हमारे पास आपसे पेपर में डिफाइन पूछे 1 न्यूटन की कि 1 न्यूटन क्या चीज है तो ये कितनी फोर्स है इसके बारे में हम बताएंगे। इसको मैं लिख सकता हूं कि 1 न्यूटन इक्वल टू 1 किलोग्राम मल्टीप्लाई 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहां पे गौर से देखें कि जो फोर्स का यूनिट है न्यूटन उसके आप डिफाइन कैसे करेंगे। पेपर में आपसे पूछे कि डिफाइन 1 न्यूटन या डिफाइन द यूनिट ऑफ फोर्स। तो हमारे पास क्या है न्यूटन। कि न्यूटन हमारे पास वो फोर्स है जब हमने किसी ऑब्जेक्ट पे लगाई जिसका मास 1 किलोग्राम था तो उसमें एक्सीलरेशन कितना पैदा हुआ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दोबारा से सुने कि 1 न्यूटन हमारे पास वो फोर्स है जब हमने किसी ऑब्जेक्ट पे लगाई, कितनी फोर्स लगाई 1 न्यूटन और उस ऑब्जेक्ट का मास था 1 किलोग्राम और उसमें जो एक्सीलरेशन पैदा हुआ जो मूव ने किया जो वेलोसिटी में चेंज आया जो एक्सीलरेशन पैदा हुआ टाइम के लिहाज से वो हमारे पास जो वेलोसिटी में चेंज टाइम के लिहाज से हुआ जिसको हम एक्सीलरेशन बोल रहे हैं और वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हुआ। तो ये हमारे पास न्यूटन 1 न्यूटन की हमारे पास डिफाइन हो सकती है कि 1 न्यूटन इज द फोर्स 1 न्यूटन is a force that produce an acceleration. 1 Newton is a force that produces an acceleration of 1 meter per second square 1 meter per second square in a body या फिर ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 किलोग्राम। क्या हमारे पास हुआ कि 1 न्यूटन वो फोर्स है जो कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसमें उस ऑब्जेक्ट में या उस बॉडी में जिसका मास 1 किलोग्राम है। तो स्टूडेंट्स आज के साथ हमारा ये टॉपिक खत्म हुआ। इसको दोबारा से देखें तो आपको इसके बारे में अच्छे से आपको अंडरस्टैंडिंग होगी और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास।
इसको मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूं कि न्यूटन ने कहा था कि जब किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगती है, नेट फोर्स लगती है, तो नेट फोर्स की डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाई थी उसी डायरेक्शन में हमारे पास एक्सेलरेशन पैदा होगा। और वो जो एक्सेलरेशन की जो मिकदार होगी, जो क्वांटिटी होगी, वो प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स के और मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। और जब हम इसको थर्ड में इसको फाइंड किया तो हमारे पास निकला F ma, और जो k है हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ठीक है, हम इसको न्यूटन कांस्टेंट भी कह सकते हैं। तो k की वैल्यू SI यूनिट में 1 है, तो यहाँ पे हमने 1 किया तो F ma, यहाँ से मैंने SI यूनिट निकाला, तो फिर उस यूनिट से मैंने 1 न्यूटन जो फोर्स है उसकी डिफाइन आपके सामने ये लिखी है। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा।